रिलायंस ऐसा क्या कर दिया भैया जो ट्रंप आपको धन्यवाद दे रहे हैं? हेडलाइन कुछ इस प्रकार से है कि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि भारत की रिलायंस ने अमेरिका में 300 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है। तो भाई साहब, भारत से अमेरिका में पैसा जा रहा है 300 बिलियन डॉलर। रिलायंस की टोटल वैल्यू 225 बिलियन डॉलर की है। 225 बिलियन डॉलर के वैल्यू वाला मार्केट कैप वाला रिलायंस 300 बिलियन डॉलर कैसे लगा देगा, यह आज का प्रमुख सवाल है। नहीं क्या भाई साहब, रिलायंस वालों आप अपनी जामनगर रिफाइनरी को उठाकर ले जा रहे हो या अपना इंडिया से सारा कारोबार समेट के अमेरिका जा रहे हो? चक्कर क्या है? भारत के बाजार में इस खबर का नेगेटिव असर क्यों दिखाई दिया? क्या भारत के बाजार ने यह मान लिया कि रिलायंस तो छोड़कर जा रही है? चिंता इस बात की है कि भैया रिलायंस वालों 300 बिलियन डॉलर जो ट्रंप बोल दिए हैं, कहां से लाओगे? तुम्हारी मार्केट कैप 225 बिलियन डॉलर है, क्या बेचोगे और किसका बेचोगे? सबसे बड़ा सवाल यहां पर निकल कर आ रहा है। ट्रंप जब अपनी शपथ ग्रहण किए तब अंबानी साहब दिखाई दिए। ट्रंप जब कतर की यात्रा पर थे तब अंबानी जी दिखाई दिए। तो ऐसे में अंबानी जी क्या भारत से अलग चल रहे हैं? क्या भारत का और अंबानी का रिलेशन अलग अलग है? ट्रंप भारत के साथ जो भी कर रहे हैं अंबानी जी क्या अलग से चल रहे हैं? तमाम सवाल है, चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, जब रिफाइनरी की बात होती है तो सीधा सेंस किस बात पर डिराइव होता है कि अल्टीमेटली ऑयल की बात हो रही है, और ऑयल का इस्तेमाल लेके व्हीकल से, लेके हवाई जहाजों से, लेके लोकोमोटिव से, तमाम प्रकार की चीजें जो कि यातायात से जुड़ी हैं, माल ढुलाई से जुड़ी हैं, उन सब के अंदर तेल की बात होती है। दुनिया ने एक बड़ा ही असमंजस का माहौल देखा जब एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सक्रिय हुए कि भाई तेल आने वाले समय में कार्बन एमिशन बढ़ाएगा, दुनिया के अंदर कार्बन पॉल्यूशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ती है तो वो दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे में थोड़ा सा सेंटीमेंट दुनिया का ये बना कि यार कुछ भी हो, हम लोगों को ऑयल, कोयला और इन सबसे बचना है और ग्रीन एनर्जी की तरफ चलना है। और ग्रीन एनर्जी में भारत लोगों को उभरता हुआ केंद्र दिखाई दिया। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने जितने भी अपने जो पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, इन्हें स्टैब्लिश किया। ये सब चीजें होती रही। खैर, इस बीच में अमेरिका जो कि लंबे समय से आजाद है, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, लगभग 132 रिफाइनरी है अमेरिका के पास। भारत के पास 23 रिफाइनरी है। अमेरिका के पास 132 रिफाइनरी हैं जो लगभग 18 मिलियन बैरल पर डे, यानी कि 2.25 करोड़ बैरल पर डे ऑयल रिफाइन कर रही हैं। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो लगभग 6 लाख बैरल पर डे के हिसाब से हमारे यहां पर ऑयल रिफाइन हो रहा है। और 6 लाख नहीं, 6 मिलियन बोले तो 60 लाख। कहां 60 लाख और कहां 2 करोड़ के लगभग अंतर देखिए। 3 टाइम्स ज्यादा ऑयल रिफाइन अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका इस रिफाइनिंग के बावजूद भी ऑयल का इंपोर्टर बना हुआ है। ऑयल के प्रचुर भंडार है अमेरिका में, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑयल खरीदता है। इसके पीछे की कहानी थी, वहां पर कुछ बुद्धिजीवियों की बड़ी संख्या में बढ़ोतरी। लोगों का कहना था कि ऑयल रिफाइनरीज जब काम करती हैं तो वो पॉल्यूशन फैलाती हैं, और पॉल्यूशन अमीर लोगों को पसंद नहीं है। तो एक काम करो, क्रूड निकालेंगे हम अमेरिका से और इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, और इसको दुनिया के किसी और देश में बनी रिफाइनरी से रिफाइन करवाएंगे, और फिर हम बना बनाया तेल खरीद लेंगे। अमेरिका के लोग अमीर जो हैं, और जब अमीर लोग हैं तो वो अमीर लोग क्या करते हैं कि श्रम किसी और से करवाना पसंद करते हैं, और जब श्रम किसी और से पसंद करते हैं तो फाइनल गुड्स इंपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका क्रूड का एक्सपोर्टर है और फ्रेश ऑयल का इंपोर्टर है, मतलब कि बना बनाया जैसे पेट्रोल, डीजल, टर्बोफ्यूल, इनका इंपोर्ट करता है। कारण क्या था? 50 साल से अमेरिका ने अपने यहां नई रिफाइनरी नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई? बोले यार प्रदूषण फैलता है। और ऐसा करके अमेरिकी जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनका यह कहना है कि यार मेरे घर में प्रदूषण क्यों फैला रहे हो? सुनो, इंडिया ले जाओ, चलो इंडोनेशिया ले जाओ, चलो अफ्रीका ले जाओ, दूर करो इस प्रदूषण को, क्योंकि उन्हें साफ हवा चाहिए। आज हमारे देश के अंदर जब पॉल्यूशन की बात होती है तो कहते हैं कचरे में रहते हैं लोग, लेकिन उन्हें कचरा चाहिए हम जैसे देशों से, और अपने यहां रिफाइनिंग चाहिए। ठीक है, ट्रंप आए, ट्रंप ने कहा तुम लोग ये क्यों भूल जा रहे हो कि ऐसा करके तुम ऑयल इंपोर्ट करते हो, और इंपोर्ट करने के नाम पर इन देशों को पैसा देते हो। उसी पर तो मैंने टैरिफ लगाया था। साथ ही साथ तुम बेरोजगार भी होते जा रहे हो। तो बेरोजगारी से अगर बचना चाहते हो तो इसके लिए इन देशों से ऑयल इंपोर्ट को बंद करो और रिफाइनरी अपने यहां लगाओ। जहां लग सकती है कम से कम वहां तो लगा लो। इंटरेस्टिंग बात सोचो, आज हमारे देश के अंदर जो रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी है ना, वो वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट कैपेसिटी की, यानी लार्जेस्ट कैपेसिटी वाली रिफाइनरी है। लगभग 14 लाख बैरल पर डे, 1.4 मिलियन पर बैरल पर डे ऑयल रिफाइन करती है, क्रूड ऑयल रिफाइन करती है। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो लगभग 6 लाख बैरल पर डे ऑयल रिफाइन करती है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका ने इतना ज्यादा तेल निकालकर 132 रिफाइनरियां होने के बावजूद, दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंपोर्टर हर मामले में सेट होने के बावजूद भी, वो अपने यहां पर आज तक कोई बड़ी रिफाइनरी नहीं लगवाया। कारण उसने रखा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ट्रंप ने अब 50 साल के उस इतिहास को पलट दिया है। पलट करके अपने देश में रिलायंस को उठाकर लेके आ रहे हैं कि रिलायंस वालों आप हमारे यहां पर निवेश करो और रिफाइनरी लगाओ। तो क्या पहला सवाल आपके दिमाग में यह नहीं आता, जब 50 साल में नहीं हुआ तो ट्रंप अब कैसे करवा ले जाएंगे? और ट्रंप कोई आजीवन रहने वाले राष्ट्रपति तो है नहीं, अगली बार फिर चुनाव होंगे। क्या पता दूसरी वो पार्टी आ जाए जो लिबरल्स की हो, यानी कि बाइडेन वाली पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाए। और अगर वो पार्टी आ जाए और वो आकर के ये कहे कि नहीं हम रिफाइनरी नहीं लगने देंगे, क्योंकि अमेरिका में जो सबसे बड़े प्रोटेस्ट है वो रिफाइनरी लगने वाले के ऊपर ही होता है, रिफाइनरी नहीं लगवानी है साहब, क्योंकि अगर रिफाइनरी लगेगी तो पॉल्यूशन फैलेगा। ऐसे में क्या ये इन्वेस्टमेंट बाद के लिए रिस्क नहीं हो जाएगा? क्योंकि रिफाइनरी की जब जब फाइल जाती है तब तब उस पर स्टे लग जाता है। इंटरेस्टिंग बात है, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कुछ दिनों पहले तो आप ही कह रहे थे कि अमेरिका की जो ऑयल कंपनीज हैं वो लॉबिंग करके ट्रंप को जितवाई, और जितवा करके फिर उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा करवाया, अब ईरान पर। दो बातें बिल्कुल अलग हैं। उन्हें तेल के भंडार खुद के चाहिए, तेल कच्चा तेल बेचेंगे, रिफाइन कहीं और करेंगे ताकि पॉल्यूशन ना हो। वेनेजुएला में रिफाइनरी भी लगा देंगे।
ईरान पर कब्जा करके ईरान में भी अपनी रिफाइनरी लगा देंगे। जहां जहां रिफाइनरी लगा सकते हैं लगा देंगे, अमेरिका में नहीं लगानी। लेकिन ये जो मूव हो रहा है कि रिलायंस को लेकर जा रहे हैं, तो ये सवाल अमेरिकियों के लिए भी बड़ा अटपटा है और रिलायंस के जो उपभोक्ता हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि तुमने $300 बिलियन की कौन सी तो डील कर ली, पहले ये बताओ। नंबर दूसरा, अगर तुम्हारे वहां जाने से अमेरिका में कल को तुम्हारे ही डील को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू हो गए, तो जो निवेशकों का पैसा है वो और डूब जाना है। तुम अच्छे के लिए जा रहे हो कि तुम्हें फिलहाल रिलायंस को अमेरिका टैक्स से राहत दे दे, रिफाइनरी में जो मतलब जैसे रशियन तेल है उसको खरीदने की इजाजत दे दे, वेनेजुएला के तेल को खरीदने की इजाजत दे दे। तुम अपने लाभ के लिए अगर वहां निवेश करने जा रहे हो, तो पहला तो भारत से बाहर पैसा जा रहा है। नंबर दूसरा, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की बाहर श्योरिटी नहीं है, आने वाली सरकारें तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को रहने देंगी या नहीं रहने देंगी। तुम्हारी खुद की वैल्यू $250 बिलियन है, तो $300 बिलियन का निवेश कैसे करने जा रहे हो। ये तमाम कुछ ऐसे सवाल हैं कि भैया ये चल क्या रहा है, और इस वजह से मार्केट ने बड़ा ही अटपटा सा रिएक्ट किया है। अब इस अटपटे से रिएक्ट के अंदर अमेरिका की वैल्यू जो मैंने आपके सामने रखी, देखिए कुछ मैं फैक्ट्स फिगर आपके सामने शेयर कर देता हूं। अमेरिका के अंदर 2024 में 18.4 मिलियन बैरल पर डे की ऑयल रिफाइनरिंग कैपेसिटी थी। 132 ऑपरेशनल रिफाइनरी इनके 30 राज्यों में थी। ये यहां पर अगर राज्यों का मैप मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से अमेरिका के राज्यों में, ये दक्षिण की तरफ टेक्सास है, लुसियानिया है, इनके अंदर यहां पर रिफाइनरीज की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है साहब, इनकी जो मैक्सिमम रिफाइनरी है वो गल्फ के क्षेत्र में है, 30 ही राज्यों में है। टेक्सास में 47 रिफाइनरी है, लुसियानिया के अंदर 19 है और कैलिफोर्निया में 18 है। तो समुद्र के किनारे, गल्फ के किनारे इन्होंने अपनी रिफाइनरीज लगाई हुई है। और ये जो 45% इनकी टोटल रिफाइनरी है, इनमें से 59%, अच्छा जैसे मैंने आपको जामनगर रिफाइनरी के बारे में बताया, अमेरिका की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसका नाम है गैल्वेस्टन बे रिफाइनरी, ये गैल्वेस्टन बे रिफाइनरी 6.5 लगभग 6.25 लाख बैरल पर डे तेल रिफाइन करती है। दुनिया में सबसे ज्यादा रिफाइन करने वालियों में एक जगह पर जामनगर रिफाइनरी है, जो 12,44,000 तो दिख ही रहा है, 14 लाख बैरल पर डे की कैपेसिटी ये रखती है ऑयल रिफाइन करने में। तो अमेरिका के अंदर जो उपलब्ध रिफाइनरी है उनमें से एक भी रिफाइनरी की कैपेसिटी वो नहीं जो जामनगर के पास हो। यही कारण है कि अमेरिका की रिफाइनरीज जो है वो 5वें 6ठे नंबर पर जाकर के आती हैं रिफाइन करने की कैपेसिटी के अंदर, एक ही जगह पर। कारण यह नहीं कि अमेरिका में क्षमता नहीं है, सब कुछ क्षमता है। कारण यह है कि अमेरिका में पर्यावरण जो नियम है वो बहुत सख्त है, लोग प्रोटेस्ट करने उतर पड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहते हैं, नॉट इन माई बैकयार्ड, मेरे घर में वो मत लेकर आ जाना, मतलब पॉल्यूशन मत लेकर आ जाना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। इसी कारण से अमेरिका निवेश से बचता आया। यही कारण है कि अमेरिका एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल और इंपोर्ट करता है फ्रेश ऑयल, यानी कि रिफाइंड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। ये इसके ऑयल इंपोर्ट के डेटा है जो यूएस को सेकंड नंबर पर दुनिया में 2023 के अंदर एज एन इंपोर्टर रखता हुआ आया है। तो ट्रंप का आदेश किस तरह से लिया जाए, क्या ऑयल की क्राइसिस को दूर करने वाला है? देखिए दो बहुत बड़ी बातें हैं। ट्रंप जब से आए हैं तब से ऑयल के ऊपर झपट्टा मार रहे हैं। हालांकि ट्रंप नहीं, इनसे पूर्व के राष्ट्रपतियों का भी यही रहा। इराक के ऊपर कब्जा करने की जो तरीके थे, सद्दाम हुसैन को हटाना, वो भी पूरा ऑयल के लिए ही खेल था। आज जीसीसी की जो कंट्री है जिनको इन्होंने अपना बिल्कुल पपेट बनाकर बैठाया हुआ है, सऊदी है, चाहे फिर यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ये अमेरिका या प्रो अमेरिका होने का बड़ा रीजन है। ओपेक कंट्रीज के ऊपर इनका एक आधिपत्य सा है कि तुम्हारे तेल को हम ही बिकने देंगे, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर रोक लगा देंगे। G7 कंट्री एका करके तुम्हारे ऊपर रोक लगा देंगे। तो ट्रंप ने पहले वेनेजुएला में मादुरो को हटा करके कच्चे तेल के भंडार को पकड़ा। इनने कहा कि अमेरिकी पैसा तो कमाना चाहते हैं, बोले हाँ चाहते हैं, तो बोले एक काम करें वेनेजुएला जीत कर दे दूं, बोले दे दो, तो ये लो पकड़ो वेनेजुएला। अब यहां से अमेरिका की जो कंपनीज हैं जो ऑयल एक्सट्रैक्शन जानती है, निकालना जानती है, क्रूड ऑयल निकालना जानती है, क्रूड ऑयल में इतना पॉल्यूशन नहीं होता, ड्रिल करके तेल बाहर निकालना है, रिफाइनिंग में बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। तो बोले ये पकड़ो, तुमको मैंने रिफाइनरी वो दे दिया, जगह दे दी, अब ऑयल निकालो। बोले साहब रिफाइन करना पड़ेगा, तो रिफाइन करने के लिए दो तरीके हैं, या तो वेनेजुएला में रिफाइनरी लगा लो, नहीं तो इंडिया में है ना, जाओ जामनगर को बेच दो, यानी कि रिलायंस को दे दो, वहां से वो रिफाइन करके माल बेच देंगे। यही काम फिलहाल ईरान पर चल रहा है। मैंने पहले भी बताया था, ईरान में तो अभी साफ साफ बोलना शुरू कर गए हैं, क्योंकि ईरान का जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, वो बहुत रिफाइन क्वालिटी का है, ऑलरेडी बहुत रिफाइन क्वालिटी का है, तो उसको यूज करके ये लोग उस पर कब्जा कर लेंगे। वेनेजुएला के लिए बकायदा इन्होंने अपने यहाँ के जो निवेशक हैं, ऑयल निवेशक, उनको इकट्ठा किया कि जाओ तुम लोग निवेश करो। कुल मिलाकर के ट्रंप का ध्यान पूरी तरह से अमेरिका में पैसा वापस लाने पर है। अब ये काम जो ये फिलहाल रिफाइनरी के मामले में अंबानी के साथ मिलने के लिए करने जा रहे हैं, इसमें बहुत से डाउट है। अनाउंसमेंट ऐसे समय पर जरूर आया जिससे रिलायंस को फायदा हो सकता है कि रिलायंस के लिए ट्रंप आने वाले समय में बहुत सारे टैरिफ हटा दें, रिलायंस को फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये अक्सर कहते आए हैं कि अगर कोई कंपनी, जैसे जापान की टोयोटा से कहा था कि अगर तुम्हें गाड़ियां बेचनी है अमेरिका के अंदर तो आकर के हमारे यहाँ प्लांट लगाओ, तो बिल्कुल वैसे इनसे कह दिया कि अगर तुम्हें तेल पर राहत चाहिए, वेनेजुएला का तेल चाहिए, रशिया का तेल चाहिए, कहीं से भी तेल चाहिए, तुम्हारी रिफाइनरी को चलाए रखने के लिए हमारे यहाँ निवेश करने आओ। तो बड़ा सवाल ये है, अगर ये निवेश करने जाते हैं तो भैया $300 बिलियन एक बड़ा अमाउंट होता है। अरे $30 बिलियन भी बड़ा हो सकता है ट्रंप ने अपनी तरफ से 300 लिख दिया हो। $30 बिलियन, क्योंकि अभी तक ट्रंप के मैसेज के बाद रिलायंस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है। जब आपका सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक रिलायंस की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया हमने उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर नहीं देखी है। खैर फिलहाल के लिए जिस समय यह चर्चा है, उस समय रिलायंस अगर $30 बिलियन का भी निवेश लेकर अमेरिका जाती है तो ये जा भारत का ही पैसा रहा है ना, फॉरेक्स भारत का ही तो बाहर जा रहा है। जो कमाया था यहां पर आज अगर उठा करके ये वापस लेकर जा रहे हैं तो ये भारत के लिए अच्छा रूट नहीं है। इसके तरीके देखने के हो सकते हैं कि अब रिलायंस के ऊपर पाबंदियां नहीं होंगी तो वो आसानी से तेल खरीद करके अच्छे से रिफाइन करेगा, ज्यादा अमीर हो जाएगा। तो भाई जब तक ट्रंप नहीं थे तब तक भी तो रिफाइनिंग की कैपेसिटीज थी ही आपके पास। आज ट्रंप ने धमका करके आपसे पैसा वापस वही मंगवा लिया। यही तो ये करते आते, पहले पेट्रो डॉलर के नाम पर ये करते थे, अब तुम्हारे पैसे को वहां लेकर चले गए। तो ये एक प्रकार की सीधी दादागिरी है। अब इसको इस तरह से भी जोड़ के देखा जा सकता है कि पहले अडानी की नस पकड़ ली वहां
पर अडानी के माध्यम से अब इनको रिलायंस की भी नब्ज पकड़ में आ गई कि तेरा तेल रोक देंगे, अडानी की फाइल रोक देंगे, अडानी के ऊपर और अंबानी के ऊपर, दोनों के ऊपर कंट्रोल स्थापित हो गया। तो ये लो जी भारत पर कंट्रोल स्थापित कर लिया। तो ट्रंप क्या इन्हीं के माध्यम से भारत की राजनीति के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं? अपोजिशन इन्हीं सवालों को लगातार पूछ रहा है। अब सवाल ये सारे बनते जा रहे हैं कि क्या रिलायंस ही बार बार ट्रंप के सामने भारत को ना बोलने के लिए उकसा रहा है? क्या रिलायंस ही है जो भारत के जियोपॉलिटिकल स्टैंड में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है, क्योंकि इनके हित बड़े होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप से इनकी नजदीकियां जो हैं उनके ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अंबानी का ट्रंप से जो नजदीकी है और जिस तरह की व्यापारिक जगत दिखता जा रहा है, देखिए कुल मिलाकर के जब भी इस तरह की बात होती है ना, एक बड़ा सवाल हमेशा निकल कर आता है और वो सवाल यही होता है कि भाई साहब दो बड़े उद्योग घराने, ट्रंप भी उद्योगपति हैं, कैपिटलिस्ट के देवता हैं, इतने सारे जो जितने भी पावरफुल लोग हैं उनके सबसे बड़े हेड हैं, और ऐसे में भारत के अंदर सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, इन दोनों के बीच डीलिंग होती है और आम जनता केवल सेंटिमेंट में पिसती चली जा रही है। खैर, आप लोग इस घटना को कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। मेरे दिमाग में बस यही था सवाल कि आप इस पर प्रतिक्रिया क्या देंगे, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।